आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और व्यंग्यात्मक क्लासिक हिंदी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई ये कहानी सुखमय जीवन अपने नाम के बिल्कुल विपरीत एक हास्य और विडंबना से भरी स्थिति पैदा करती है। सुखमय जीवन नाम सुनकर लगता है ना कि वैवाहिक आनंद का कोई अल्टीमेट गाइड होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई कोई किताब किसी को सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य सिखा सकती है? तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से झूठ और एक किताब ने क्या जबरदस्त हंगामा खड़ा किया। अब एक पल के लिए ये सोचिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी शादी ही नहीं की, वो वैवाहिक जीवन के आनंद पर एक अल्टीमेट गाइड लिख सकता है? सुनने में ही ये बात कितनी बेतुकी और मज़ेदार लगती है। हमारी इस कहानी का नायक कोई बहुत बड़ा दार्शनिक नहीं, बल्कि एक 24 साल का अविवाहित नौजवान है। इस महाशय ने अपनी वकालत की पढ़ाई के पहले ही साल में सुखमयी जीवन नाम की पूरी किताब लिख डाली, बिना किसी अनुभव के, केवल किताबी ज्ञान और हवा हवाई बातों के दम पर। यही एक सवाल हमारी आज की पूरी कहानी का मुख्य आधार है, जहां किताबी सिद्धांतों की जमीनी हकीकत से जबरदस्त टक्कर होने वाली है। तो आइए कहानी के तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा की घबराहट से पलायन, यानी एलएलबी के नतीजों से भागना। कहानी की शुरुआत किसी रोमानी माहौल से नहीं होती, बल्कि हर विद्यार्थी के सबसे बड़े और खौफनाक डर से होती है, परीक्षा के परिणामों का इंतजार। जरा जयदेव शरण की मानसिक स्थिति देखिए। हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं। सुबह आंख खुलते ही ये गिनना कि भाई परीक्षा को बीते कितने दिन हो गए। नाश्ते के समय डाकिये के पैरों की आहट सुनते ही कलेजा मुंह को आ जाना। और रात का तो पूछिए ही मत। रात को सपने में ये दिखना कि परीक्षक एक लंबी छुरी लेकर सीधा छाती पर बैठा है। ये लगातार बना रहने वाला तनाव इतना हावी हो जाता है कि अगले दिन इस डर और बेचैनी से भागने के लिए जयदेव शरण अपनी साइकिल उठाता है और कालानगर में रहने वाले अपने एक मित्र के घर की ओर निकल पड़ता है। 5वां खंड, साइकिल का पंचर होना, या यूं कहें कि एक विद्वान का सड़क के मजदूर में बदल जाना। शांति की तलाश में निकला यह सफर बहुत जल्दी एक बुरे सपने में बदल जाता है। कुछ ही मील चलने के बाद धड़ाम साइकिल पंक्चर हो जाती है, और वो भी चिलचिलाती धूप में बीच रास्ते में। जेठ महीने की वो जलाने वाली धूप, ऊपर से गांव के बच्चों द्वारा सड़क पर बिछाए गए कांटे और सड़क पर उड़ती हुई बारीक सफेद मिट्टी। जयदेव शरण के उन चमचमाते काले पेटेंट लेदर के जूतों पर सफेद धूल की एक मोटी परत जम जाती है। पसीना पोंछते पोंछते रुमाल का बुरा हाल हो जाता है। जो लड़का कुछ देर पहले एक सभ्य पढ़ा लिखा विद्वान लग रहा था, वो अब इस धूल और पसीने में किसी सड़क कूटने वाले मजदूर से कम नहीं लग रहा। और तभी इस पूरी मुसीबत के बीच बिल्कुल किसी फिल्म की तरह एक 16-17 साल की लड़की कमला की एंट्री होती है। और वो क्या कहती है, इस सूरत से आप कालानगर क्या कलकत्ते पहुंच जाएंगे? जरा भीतर चलिए, कुछ जल पीजिए, चाचा जी की बाइसिकल में पंप है। क्या गजब का तंज है। जयदेव शरण का जो भी बचा खुचा झूठा गुरूर था, वो इस एक वाक्य से चकनाचूर हो जाता है। वो पूरी तरह लाचार है और कमला की इस हाजिर जवाबी के सामने उसे चुपचाप उस कंटीली बाड़ वाले बगीचे में जाना ही पड़ता है। अब आते हैं 8वें खंड पर, चाचा जी की पसंदीदा किताब और लेखक होने का भ्रम। बगीचे के अंदर कदम रखते ही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। यहाँ हमारी मुलाकात कमला के चाचा गुलाब राय वर्मा से होती है, और यहीं से शुरू होता है एक गजब का कंफ्यूजन। चाचा जी की उम्मीद और असलियत के बीच का ये अंतर वाकई लोटपोट कर देने वाला है। एक तरफ चाचा जी की नज़र में सुखमय जीवन का लेखक कोई बेहद अनुभवी, उम्रदराज और एक आदर्श परिवार वाला इंसान होना चाहिए, जिसने अपने जीवन के गहरे अनुभवों को किताब में उतारा हो। और दूसरी तरफ असलियत क्या है? असलियत में खड़ा है हमारा नायक जयदेव शरण, महज एक 24 साल का अविवाहित छात्र, जिसने लॉ कॉलेज के पहले साल में बोरियत मिटाने के लिए ये किताब लिख मारी, और पूरे साल में जिसकी मुश्किल से 17 प्रतियां ही बिकी। जब चाचा जी को पता चलता है कि यही नौजवान उनका वो महान पसंदीदा लेखक है, तो वे खुशी से पागल हो जाते हैं। और हमारा नायक, वो चुपचाप इस वीआईपी ट्रीटमेंट के मजे लेने लगता है। मजेदार बात यह है कि इस पूरे घर में कमला की मां इकलौती ऐसी इंसान थी जिन्होंने सच को भांप लिया था। उनका साफ मानना था कि ये लेखक केवल एक किताबी कीड़ा है जो इधर उधर की सुनी सुनाई बातें लिख रहा है। लेकिन चाचा जी, वो तो अपने महान लेखक के सबसे बड़े फैन थे। वे अपनी पत्नी को रोज रात भोजन के बाद आधे घंटे तक इस किताब का पाठ सुनाते थे, और जयदेव शरण अपना ये रुतबा बनाए रखने के लिए सब कुछ चुपचाप सुनकर मुस्कुराता रहता है, मानो उसने सचमुच जीवन के गहरे समुद्र में गोते लगा लिए हों। 11वां खंड, बगीचे में एक बेढंगा प्रपोजल, यानी किताबों से निकला रोमांस। अब शाम हो चुकी है। हमारा ये ज्ञानी लेखक, जो असल में रोमांस के मामले में एकदम शून्य है, बगीचे में टहलने निकलता है।
वहां वो कमला को मोतिये और रजनीगंधा की क्यारियों में पानी देते हुए देखता है। और बस यहीं पर उसका किताबी ज्ञान उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। ये प्रपोजल किसी कॉमेडी सीन से कम नहीं है। पहले तो जनाब अपने दिमाग में अंग्रेजी उपन्यासों और संस्कृत नाटकों के उन भारी भरकम प्रेम दृश्यों को याद करते हैं। फिर बिना कुछ सोचे समझे अचानक जाकर कमला का हाथ पकड़ लेते हैं। और उसके बाद शुरू होती है उनकी वो भयानक नाटकीय कविता। इसका नतीजा तो वही होना था जो आप सोच रहे हैं। कमला बुरी तरह डर जाती है, झटके से उसका हाथ झटक देती है और चीखने लगती है। जरा उनके इस महान डायलॉग पर गौर तो कीजिए। मेरा जीवन तुम्हारे बिना मरुस्थल है, उसमें मंदाकिनी बनकर बहो, मेरे जलते हुए हृदय में अमृत की पट्टी बन जाओ। भाई, असल जिंदगी में कोई ऐसे बात करता है क्या? ये पूरी तरह से पुरानी किताबों से चुराया गया एक घिसा-पिटा संवाद है, जो इस मौके पर एकदम हास्यास्पद और डरावना लग रहा है। और स्वाभाविक रूप से ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। कमला उसे घृणित चरित्र कहकर चिल्लाने लगती है और अपने चाचा को मदद के लिए बुला लेती है। 14वां खंड, गुस्से से लेके सगाई तक, जब सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। कमला की चीख पुकार सुनकर चाचा जी का वहां पहुंचना तो तय था। वे गुस्से में थर-थर कांपते हुए बाहर आते हैं। अब जाकर वो पर्दा गिरता है जो जयदेव शरण ने अपने उस झूठे अनुभव के चारों तरफ बुन रखा था। चाचा जी का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। आस्तीन के सांप, पापात्मा, कपटी, विष के घड़े, जो चाचा जी अब तक इस महान लेखक की दिन रात पूजा कर रहे थे, उनके आदर्श ताश के पत्तों की तरह ढह चुके थे। उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक पवित्र और सुखी जीवन का संदेश देने वाली किताब का लेखक ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? लेकिन कमाल की बात यह है कि जयदेव शरण भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने एकदम बेबाकी से जवाब दिया, भाड़ में जाए सुखमय जीवन। क्या उसके लेखक ने जन्म भर कुंवारा रहने की शपथ ली है? क्या उसमें हृदय नहीं होता? ये इस कहानी का सबसे बेहतरीन पल है। वो अब अपने उस झूठे महाज्ञानी वाले नकाब को उतार फेंकता है। वो पहली बार खुलकर दुनिया के सामने स्वीकार करता है कि वो कोई अनुभवी, सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक आम इंसान है, जिसके अंदर भी भावनाएं हैं और जिसे प्यार हो सकता है। स्थिति को पूरी तरह से संभालने के लिए जयदेव शरण अपनी गलती मान लेता है। वो बड़ी विनम्रता से स्वीकार करता है कि कमला की माँ बिल्कुल 100% सही थी। उसकी लिखी हुई किताब महज एक अनुभवहीन बकवास थी। इसके बाद वो चाचा जी से कहता है कि वो कमला का हाथ मांगना चाहता है, ताकि वो सचमुच में एक सुखमयी जीवन का अनुभव कर सके, जो अब तक सिर्फ उसके ख्यालों में था। और सबसे प्यारा वादा वो ये करता है कि 10 साल बाद जब वो अपनी अगली किताब लिखेगा तो वो हवाई बातों पर नहीं, बल्कि उसके असल जीवन के अनुभवों पर आधारित होगी। चलिए अब इस पूरी कहानी के बाद शीर्षक सुखमय जीवन की परिभाषा को एक नए नजरिए से समझते हैं। ये कोई सिद्धांतवादी किताब नहीं है जिसे एक नासमझ छात्र ने लिख दिया हो, बल्कि ये एक वास्तविक और सच्चे रिश्ते का जीता जागता अनुभव है। असल खुशी ख्याली पुलाव पकाने में या बड़ी बड़ी बातें लिखने में नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को गले लगाने और एक सच्चा जमीनी संबंध बनाने में है। अंत में ये कहानी एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म होती है। अगली बार जब हमें जीवन की कोई बहुत बड़ी सलाह मिलेगी तो क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसने वास्तव में उस जीवन को जिया है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने केवल बंद कमरे में बैठकर उसकी कल्पना की है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ज्ञान के लिए हम किन स्रोतों पर भरोसा करते हैं, किताबी बातों पर या ज़मीनी हकीकत पर। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस कहानी ने सोचने का एक नया और मज़ेदार नज़रिया ज़रूर दिया होगा।